प्रेशर, यहां देखें कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये सब मैंने पढ़ा दिया था, आइसोटोनिक सॉल्यूशन तक पढ़ा दिया था। चलो जल्दी से कुछ थ्योरी लिखो, 2-3 न्यूमेरिकल के बाद बचा कुचा सब आज खत्म हो जाएगा। जल्दी लिखो रिमार्क्स में पहला पॉइंट, इफ π1 ग्रेटर देन π2, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, और ये वाला इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। बराबर होगा तो आइसोटोनिक। सेकंड पॉइंट रिमार्क्स में लिखो, जल्दी लिखो सारे लोग, बिहारी पना करते रहते हैं सब लोग। ये है वो है, होगी क्लास नहीं होगी, ये वो फलाना चिलाना, इतनी बिहारी सबको बद्दुआ दे दिया, बद्दुआ। अब बद्दुआ मेरा तो पड़ता है। अब यहाँ देखें सारे लोग, देखो इधर 0, गौर से सुनो अच्छे से, हाँ 0.9% W/V solution of NaCl is called normal saline solution। याद रखो, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन का मतलब ये डाटा याद रखो, 0.9% W/W नहीं है, W/V है, which has same osmotic pressure as osmotic pressure as that of fluid present in blood cell RBC। मतलब ये हुआ कि it means blood cell fluid is isotonic with normal saline solution। याद रखो, इसलिए देखते हो कोई भी ग्लूकोज, जैसे कोई आदमी वीक हो जाता है, पानी ग्लूकोज सॉल्यूशन को चढ़ाया जाता है, या कोई इंजेक्शन जो बॉडी के अंदर दी जाती है, पहले वो जो बना हुआ रहता है, जो इंजेक्शन में फ्लूइड लिया जाता है, उसको किस तरह बनाया जाता है कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के जो आपके अंदर स्किन में इंजेक्शन दिया जाता है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। अदरवाइज सेल, ब्लड सेल, वो अभी मैं लिखूंगा, ब्लड सेल या तो स्वेल कर सकता है या श्रिंक कर सकता है ड्यू टू ऑस्मोसिस। इसलिए कहा गया ये डाटा से ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं, जल्दी बोलो। तो ब्लड सेल जो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रखता है 0.9%। ये डाटा एकदम जुबानी याद रखो। हाँ, अब आओ सारे लोग, वेरी गुड आकिब, बहुत अच्छे आकिब हैं। अब यहाँ देखें, इसी के नीचे गौर से सुनो अच्छे से एकदम, अब ध्यान दो प्लीज, यहाँ ध्यान दो। इफ नॉर्मल, प्लीज लिखना मत, पहले सुनना, नॉर्मल saline solution is too concentrated का मतलब हुआ कि ग्रेटर देन 0.9% W/V अगर है, यानी इससे ज्यादा है, बहुत ज्यादा। प्लीज सारे लोग गौर से सुनो, आपस में बात मत करो। यहां देखो सारे लोग, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन अगर टू कंसंट्रेटेड है, तो देखो इधर सारे लोग, मान लो
मान लो इधर सुनो सारे लोग, ये नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन है और हमने 0.9% से ज्यादा ले लिया, मतलब टू कंसंट्रेटेड कर दिया। और से सुनो, टू कंसंट्रेटेड। ये फाटा आप लबर लबर क्यों बोल रही है भाई? अभी कहाँ पूरा पॉइंट क्लियर हुआ है? अभी मैंने कहा मैसेज नहीं करने के लिए, जो आगे आगे बोलेगा यहां से रिमूव कर दूंगा प्लीज। अभी कुछ पॉइंट कंप्लीट ही नहीं हुआ है, मैंने लिखा ही नहीं अभी कुछ आगे। टीचर कह रहा है तो यहाँ ध्यान दें, वरना लेफ्ट कर जाएं। रिक्वेस्ट टीचर करता है कि अभी मैसेज ना करें, समझें। तो वाई वाई ये पॉइंट कंप्लीट हुआ है क्या? अभी कुछ आगे लिखा है मैंने, तो वाई 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 लिखे हुए, वाई बिहारन अकल नहीं है। प्लीज शांत रहें, पहले देखें फिर हम डाउट लेंगे। गौर से सुनिए, अगर अजीब आदि आगे हैं टीचर को डिस्टर्ब करते रहते हैं, गौर से सुने अच्छे से। अगर मान लीजिए नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन की वैल्यू है 0.9% W/V। मान लीजिए कि अगर ये ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया तो फिर देखिए, मान लीजिए ये हम इसको मान रहे हैं RBC। जैसे हम इसके अंदर RBC को डालेंगे तो बताओ, ये तो टू कंसंट्रेटेड है, तो RBC ऑस्मोसिस कहां से होता है? सॉल्वेंट कहां से मूव करता है? लेस कंसंट्रेटेड से टू मोर कंसंट्रेटेड। पढ़े थे कि नहीं? तो अब देखो RBC में जो फ्लूइड है वो इसमें से सॉल्यूशन के अंदर जाएगा, तो RBC श्रिंक हो जाएगा कि नहीं? सेल श्रिंक हो जाएगा कि नहीं केस में? जल्दी बोलो। अगर हम नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन को दोबारा सुनो, हाँ एक दफा और समझाता हूं, एक दफा और समझाता हूं, हाँ सुनो, हाँ प्लीज एक दफा और सुनिए फिर डाउट पूछिएगा। नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन मान लो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, कोई कहेगा ना सर आइसोटोनिक अगर ना हो तो क्या हो जाएगा? जो इंजेक्शन दिया जाता है या जो ग्लूकोज सॉल्यूशन बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है वो पहले से बना हुआ रहता है, उसमें वो नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन हमारे ब्लड सेल से आइसोटोनिक करके ही चढ़ाया जाता है। मान लीजिए कोई नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन गलती हो गई, अगर कोई कहे नहीं भाई हम नॉर्मल नहीं लेते हैं, इससे ज्यादा ले लेते हैं, तो देखिए RBC में जो फ्लूइड है और ये तो टू कंसंट्रेटेड हो गया, और आप पढ़ा है ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड टू मोर कंसंट्रेटेड। तो अब RBC का फ्लूइड जो है वो क्या होगा? RBC से सॉल्यूशन की तरफ जाएगा तो ये श्रिंक करेगा, उसमें बीमारी होगी, आदमी मर सकता है। तो वही कहा गया कि देखिए यहाँ पर आपको बोर्ड लेवल पर या ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, इफ द नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन इज टू कंसंट्रेटेड तो क्या होगा? देन RBC यानी विल श्रिंक। क्यों? तो आगे ड्यू टू ऑस्मोसिस। बताओ बताओ, ये पॉइंट सारे लोग लिखो। अब बताओ ये पॉइंट में, अब बताओ किसी को डाउट है तो पूछो। अब ये पॉइंट पूरा अब कंप्लीट हुआ, अब पूछो सारे लोग। ये पॉइंट क्लियर हुआ? जल्दी बोलो। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब देखिए इसी का दूसरा केस। अब गौर से सुनिए कि अगर हम नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन को, गौर से सुनिएगा, हाँ नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन इज लेस कंसंट्रेटेड, मतलब ये लेस देन, देखो लेस देन 0.9% W/V है, इससे कम कर दिया। अभी भी देखिए एक स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं देख पाया, फिर वो क्या पूछ रहे हैं, देखिएगा स्टूडेंट की गलती देखिए क्या पूछ रहा है। अगर हम पूछ रहे हैं कि इसमें डाउट है तो वो क्या पूछ रहा है या पूछ रही है अल्लाह मालूम,
कि सर अगर डायलूट होता तो, अरे हम पूछ रहे हैं इसमें कोई डाउट है? टीचर खुद ना अगला केस पढ़ाएगा, इसमें पूछ रहा है कि इसमें कोई डाउट है, तो यस नो नहीं है। सर अगर ये होता तो बताइए मुझे, अभी मैं देखूंगा मैसेज, मैं दोबारा रिपीट करके मैसेज देखूंगा। रुकिए, आगे आगे फिर लबर लबर बोल रहे हैं कोई। यहाँ देखें, नॉर्मल सलाइन इज लेस कंसंट्रेटेड, गौर से सुनिए, तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिए अच्छे से, दोबारा सुनिए। मान लीजिए ये नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन है, मान लीजिए, और 0.9% से कम है, तो कम है तो अब ये डाइल्यूट हो गया, तो अब उल्टा हो जाएगा। अब ये आरबीसी, अब ये क्या हो जाए? सॉल्वेंट डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड। अब इसमें जो फ्लूइड है वो इसके रिस्पेक्ट में कंसंट्रेटेड है, तो अब ये क्या हो जाएगा? स्वेल। बोलो सही लिखा कि गलत लिखा? बोलो। क्या सबको समझ में आ रहा है? तो देखो आगे लिखना, देन RBC will swell, बस्ट कर सकता है। हाँ, will swell, यहां देखें, तो गौर से सुने अच्छे से। क्लियर है यहां तक? जल्दी बोलिए, क्लियर है? तो यहां देखिए, तो बस वही है, याद रखिए, लेस कंसंट्रेटेड है, तो याद रखिए इसको ऑब्लिक करके लिख लीजिए, इसको हाइपोटोनिक कहेंगे। याद है, मोर कंसंट्रेटेड होता है तो मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये हाइपोटोनिक। ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि अगर, सुनो इधर अच्छे से, कि आरबीसी और नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन एक दूसरे के हाइपोटोनिक हो तो सेल क्या करेगा? तो स्वेल करेगा। और यहाँ नॉर्मल टू कंसंट्रेटेड का मतलब भी लिख लो कि ऑस्मोटिक प्रेशर इसका ज्यादा है तो हाइपरटोनिक है। तो याद रखो, हाइपरटोनिक होगा तो श्रिंक करेगा, हाइपोटोनिक होगा तो स्वेल करेगा। हर लैंग्वेज को लिख लो। चलो अब बताओ, कोई डाउट है इसमें तो सच सच बोलो। कोई डाउट है इसमें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए अब एक दो क्वेश्चन लिखिए, फिर कुछ थ्योरी पर आएंगे। एक दो क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द osmotic pressure of solution containing जल्दी लिखिए, containing 4% of glucose at 27 डिग्री सेल्सियस। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी देखिए। मैं पहले दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर of solution containing 4% of glucose at 27 डिग्री सेल्सियस। एक बात याद रखिए और से सुनिए, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल है, और से सुनो, इन द, ये लिख के ब्रैकेट में क्लोज कर देना, इन द न्यूमेरिकल ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इन द न्यूमेरिकल ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट को हम परसेंटेज W/V मानेंगे, चाहे क्वेश्चन में अगर कुछ लिखा हुआ नहीं, अगर देखो दिया हुआ है W/V तो कोई बात नहीं,
दिया हुआ है W/W, कोई बात नहीं। यहाँ पर 4% के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब याद रखना हमेशा W/V लेना, कुछ भी ना लिखा रहे तो W/V। अब बताओ 4% V का मतलब क्या हुआ? 4 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है यहां तक? तो अब यहां पर बताओ, ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो फार्मूला क्या होगा? CRT। तो पाई इज इक्वल टू NB/VRT। बहुत आसान है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, 4 बाय ग्लूकोज का मोलर मास 180, वॉल्यूम 100 ml 1000 से डिवाइड, आर की वैल्यू हमने बता दिया था 0.0821 लेंगे, टेम्परेचर 300, सॉल्व कर लेंगे, ATM यूनिट होगी, ATM। सच सच बताओ, किसी को डाउट है तो पूछो। चलो पूछो, किसी को डाउट है तो पूछो बिहारी लोग। फायका अंसारी वो पूछे, बहुत बेचारी को डाउट रहता है ना। फायका अंसारी, सॉरी ओनली फायका, ओनली फायका, ओनली फायका। बोलिए क्लियर है यहां तक? जल्दी बताइए क्लियर है? ये माहिरा खान आप क्यों आ गई इस बैच में? आप संडे से ज्वाइन कीजिएगा नीट वाले बैच में, ये तो आज खत्म होने वाला है। माहिरा खान, अरे बोलो, कोई डाउट है इसमें? सच सच बोलो। नगमा, नगमा आई है तो डाउट बोले, डाउट। मोहम्मद जाहिद, कोई डाउट है तो बोले। आकिब, आकिब, इफरा, इंशा, इंशा प्लीज आप पूछिए कुछ। इंशा बहुत ही शरीफ हैं। ईरा, आयरा, ईरा कौन है? IRA के नाम से कौन है? नाम बताएं। IRA का फुल फॉर्म बताएं जल्दी से प्लीज, वरना मैं रिमूव कर रहा हूं। IRA नाम के कौन स्टूडेंट हैं प्लीज बताएं। इंशा आप रिस्पॉन्ड करें जल्दी से। हाँ कुछ भी आ जाए उससे हमें मतलब नहीं है, कुछ भी आ जाए चलो, मैं ऑप्शन दूंगा तो बताऊंगा। किसी को भी राउल्स लॉ में प्रॉब्लम हो तो राउल्स लॉ शुरू हो गया है TTS में 8 PM पे, 8 PM पे। जिसको भी राउल्स लॉ में प्रॉब्लम हो तो 8 PM पे कर लेंगे। और जो लोग इस बैच में आ रहे हैं वो लगातार अब आए, संडे से नया चैप्टर शुरू हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और हम लोग 15-20 मिनट इस चैप्टर की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और आगे आगे भी पढ़ते रहेंगे। चलिए अच्छी बात है, नेक्स्ट। हाँ, जिन्होंने पिछला क्लास छोड़ा था कोई बात नहीं है, वो लगातार रहे। अभी कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे वो समझ में आएगा, कुछ जनरल बातें अभी होंगी। कैलकुलेट द, ये करके देखा, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन of DC, calculate the osmotic pressure of DC molar solution of K4
FeCN6 at 27 degrees Celsius. If it is 90% dissociated. चलिए पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम बताएंगे। मैं आराम से सारे लोग कीजिए। A option 2.5 ATM, B option 10.2 ATM, C option 11.2 ATM, 11.3 ATM, D option none of above। आराम से कीजिए, जिनको पढ़ चुके हैं आराम से करें, जिनका लेक्चर छूट चुका है वो चुपचाप बैठे रहे, अभी कुछ बातें आएंगी। अरे IRA इरा नाम के कौन है, प्लीज प्लीज बताइए। टीचर पूछ रहा IRA पहली क्लास में है, क्या नाम है पूरा बताइए। मोहम्मद साहब तुम्हें समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं खदीजा, प्लीज आप लगातार रहिए, आप लगातार रहिए। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आरिफ, थैंक यू। सी ऑप्शन इज करेक्ट। पहली बात सारे लोग ध्यान दें, क्योंकि देखिए अब जो लोग कि सिर्फ पिछली क्लास छुट्टी है, जो लोग शुरू से कर रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बीच बीच में बस थोड़ा बहुत आएगा। सारे लोग ध्यान दें। पहली बात कि पाई इज इक्वल टू ICRT होगा। आई तो सारे लोग निकालना सीख चुके हैं, 1 प्लस अल्फा n-1, तो I इज इक्वल टू अल्फा 0.9, नंबर ऑफ पार्टिकल 4 और 1 5 बताया था कि नहीं सबको, 5-1 याद है सबको। ये I आ गया, पाई इज इक्वल टू अब I इंटू NB/V CRT, तो 4.6 C यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन है 0.1, 0.0821, टेम्परेचर 300, 11.3 ATM। और ये तो मैंने एक दिन पढ़ाया भी था, सेमी मोलर मतलब M/2, पेंटी मोलर M/5, डेसी मोलर M/10। M/10 का मतलब क्या हुआ, 0.1, यानी मोलारिटी 0.1 है। M तो यूनिट होता है ना, M यूनिट है, मोलारिटी 1/10 बेसिकली हुआ। डेसी का मतलब 1/10, तो 0.1 लिखा गया। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है? अरे जोहैब सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोले। रहबर आपको समझ में आ रहा है?
मरियम परवेज कुछ आ रहा समझ में? जोहैब तुम्हें आ रहा? जोहैब क्वेश्चन नंबर 3, a 5% W by V aqueous solution of sucrose is isotonic with 3% aqueous solution of a substance A। और ये जो सब्सटेंस A है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ A। A ऑप्शन 200 ग्राम पर मोल, बी ऑप्शन 205.2 ग्राम पर मोल, सी ऑप्शन 205.7 ग्राम पर मोल, डी ऑप्शन 210.2 ग्राम पर मोल। मोलर मास को ग्राम भी लिख सकते हैं या ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, आपको आइसोटोनिक की कंडीशन मैंने पढ़ाया था, बताइए आप लोग। आइसोटोनिक की कंडीशन मैंने आपको पढ़ाया था। B answer. This is correct answer. B is the correct answer. सुक्रोज, अलीजा सुक्रोज का फार्मूला पूछ रही हैं। अलीजा सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11, C12H22O11। यहाँ देखिए सारे लोग, तो आपको मालूम है आइसोटोनिक है, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, तो याद है N1 by V1 इज इक्वल टू N2 by V2। कल पहले देख लेंगे कि दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर इलेक्ट्रोलाइट होता तो हम I लगाते, ये पढ़ाया था कल की क्लास में। W by M1 V1 इज इक्वल टू W by 2 N2 V2। अब यहाँ सारे लोग ध्यान दें, तो 5% W by V का मतलब यही हुआ कि 5 by 100 342। अब यहाँ पर क्या 3 by 100 एंड मोलर मास मालूम नहीं।
100 ml है, यहाँ भी 100 ml है, लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल। तो m इज इक्वल टू 3 into 342 by 5 to 2 ग्राम। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक और क्वेश्चन देंगे हम, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आएंगे। जिन्होंने क्लास छोड़ा है उनकी खैर नहीं। एहसान कुछ बाबू आ रहा है समझ में? चलिए इसके बाद हम जो लेक्चर शुरू करेंगे वो जनरल लेक्चर होगा, जो सबको समझ में आएगा। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस और होगी, चैप्टर के एंड के बाद हम लोग न्यूमेरिकल और करेंगे, पीएचडी करेंगे, पीएचडी और न्यूमेरिकल करके। अभी मैं जो अब छोटे छोटे टॉपिक्स, छोटे छोटे क्वेश्चन, टॉपिक तो कोई नहीं बचा है, लेकिन टॉपिक तो कुछ नहीं बचा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ बातें आपको मैं पढ़ाऊंगा जो बोर्ड लेवल पर भी काम देगा और ऑब्जेक्टिव में भी। तो एक क्वेश्चन और हम लोग अभी कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप ट्राई करके देखिए। बाकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल चैप्टर के एंड पर भी होगा, और कैसे आप नोट्स बनाएंगे वो भी मैं बता दूंगा आपको। चलिए जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखेगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 40% ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 1.64 atm and that of 3.42% of cane sugar। क्योंकि अलीजे जो है, पाकिस्तान में एक सीरियल है उसमें एक नाम है अलीजे, और मेरी एक स्टूडेंट है उनका नाम है अलीजा। तो वो फिर क्वेश्चन पूछेंगी, तो इसलिए मैंने बता दिया C12 और केन शुगर। तो अलीजा या अलीजे जो भी हो वो ध्यान दें। 4.6 atm HPS की है। इफ इक्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये स्कूल के एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन कॉम्पिटिशन में आता है। इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ both solution are mixed find the osmotic pressure of resulting solution। ये आपसे पूछ रहा है, समझ में बात आ रही है कि नहीं? तो ए ऑप्शन आपके पास है 2 atm, बी ऑप्शन है 3 atm, सी ऑप्शन है 2.05 atm, डी ऑप्शन है 3.05 atm। ठीक है, बाकी इसके बाद मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, जनरल लेक्चर होगा, सबको समझ में आएगा। पहले आप लोग अपना कंसेप्ट इस्तेमाल कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। 2 मिनट का मैं टाइम देता हूं आपको। हाँ, केन शुगर CANE, हाँ केन शुगर C12H22O11। चलिए मैं कंसेप्ट समझाता हूँ, सारे लोग और से सुने, टाइम की कमी है, सारे लोग ध्यान दें। पहले कंसेप्ट समझे सारे लोग, इधर सुनिए प्लीज। मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, प्लीज सुने अच्छे से। आपके पास ये सॉल्यूशन है, एक और सॉल्यूशन है, इसका आपको ऑस्मोटिक प्रेशर π1 दिया हुआ है
इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2 दिया हुआ। प्लीज सारे लोग ध्यान दें, मिक्स करके फाइनल सॉल्यूशन बनाया, यही क्वेश्चन कह रहा है। प्लीज सारे लोग सुनिए, πr, यहाँ वॉल्यूम को V1 मान लीजिए, यहाँ वॉल्यूम को V2 मान लीजिए, यहाँ वॉल्यूम को Vr मान लीजिए। अच्छा, पाई का क्या फार्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CRT, पाई इज इक्वल टू n। सारे लोग देखो, और उसके बाद तुम डायरेक्ट फार्मूला याद कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर ज़ुहैब नाम का स्टूडेंट है ना, उसको डेरिवेशन चाहिए, इसलिए मैं बता देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट πV बाय RT, ये आया। देखो, ये वही कंसेप्ट है जो पहली क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया गया था, मोलारिटी मिक्सिंग। जब तुम मिक्स करोगे तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आएगा, और से सुनो, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग लगभग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग के बराबर, क्योंकि मोल्स कंजर्व हो गया। इसके टोटल मोल्स, इसके जो टोटल मोल्स होंगे, इस दोनों के सम के बराबर आएंगे। मोल्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो बताओ इसका मोल्स क्या होगा? यहां से फॉर्मूला देखो, π1 V1 RT। T1 क्यों नहीं लिखेंगे? टेम्परेचर सेम है, प्लस π2 V2 बाय RT should be equal to πr VR by RT। RT कैंसिल, तो π1 V1 π2 V2 is equal to πr VR। तो आप ये चीज याद रखेंगे, इतना मीडिया को दिखाने के लिए समझाया गया। जब दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाए, फाइनल सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कहे, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। VR यहां पर क्या है? तो V1 प्लस V2। अब इस क्वेश्चन में देखो, तो πr क्या हो जाएगा? π1 V1 प्लस π2 V2 बाई V1 प्लस V2। π1 कितना दिया हुआ पहले का? 1.648। वॉल्यूम को V मान लो, इक्वल वॉल्यूम 2.46 इंटू V डिवाइडेड बाई 2V। V और V 2V, इक्वल वॉल्यूम है, तो 1.64 प्लस 2.46 बाई 2, 6 4 10, 4 6 10 11, 2 1 3 4 बाई 2, 2.05 ATN। बताओ सबको समझ में आया या नहीं आया? तो ये समझाने के लिए है, जैसे आप फार्मूला पढ़ते थे ना, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MR। वही हाल यहाँ पर है, π1V1 प्लस π2V2 इज इक्वल टू πR। जब दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन का ये डाइल्यूशन, कोई लिखे हुआ डाइल्यूशन फार्मूला, बिहारी है क्या रे? मोहम्मद जाहिद लिखे हुआ है डाइल्यूशन फार्मूला। ये मिक्सिंग का बताया था, मिक्सिंग। चलो डाउट पूछो, किसी को डाउट है? जल्दी बोलो, डाउट है किसी को? जल्दी बोले, डाउट है किसी को? अदीबा अंसारी, अदनान इकबाल, अलीजे, अलमास अख्तर, अमानत ज़िया, अमानुल हसन, अमीन रहमान, अरबाब जमील, अरीबा अंसारी, आरिफ, अरशद अली, आसफिया सिद्दीकी, आसिफ, किसी को डाउट है? जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, तो फाइनल सॉल्यूशन की हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालेंगे? बताओ। ज़ुहैब प्रूफ करके दिखा दिया। देखो, मैं टाइम बचाता तो डायरेक्ट ये लिख देता, π1V1 प्लस π2V2, प्रूफ करके दिखा दिया। देव समाज के लोग देख लें। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। याद रखें, ये बोर्ड में नहीं पूछेगा आपसे। अच्छा सुनो अच्छे से,
सारे लोग सुने। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिखा रहा हूँ, टॉपिक डालो सारे लोग। अब सारे लोग लेक्चर को समझो, इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, दो से ज्यादा भी सॉल्यूशन होगा, कोई बात नहीं है। दो से ज्यादा भी होगा तो आप इस तरह लिख देंगे, पाई 2 v2 पाई 3 v3, कुछ भी रहे। हमने दो सॉल्यूशन का माना है, जितना भी सॉल्यूशन रहे इसी तरह चलता रहेगा। एक स्टूडेंट है जिनका नाम एफ से है, बहुत ही अच्छा, वो इसी तरह का क्वेश्चन पूछती हैं कि दो रहता तो क्या होता, तो दो रहता, तीन रहता तो क्या होता, तो इसी तरह होगा। स्वालिहा और क्या नाम है, स्वालिहा और तबस्सुम आपस में बात ना करें प्लीज। स्वालिहा या, हाँ, चलिए, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था ये सबको समझ में आया कि सर दो है तो ये होगा, तीन होगा तो क्या होगा? तो जो होगा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। चलिए, अब टॉपिक डालिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। गौर से सुनो अच्छे से सारे लोग। ये सवाल यहाँ बहुत बदमाशी करती हैं भाई, कौन सवाल यहाँ ये, यहाँ पर तो बहुत सवाल यहाँ है। यहाँ देखें सारे लोग, कंसेप्ट पर ध्यान दें, आपस में बात ना करें। ये बेस्टी बेस्टी, ये लड़कियां बेस्टी क्यों लिखती हैं भाई? हर लड़कियां बेस्टी बेस्टी, ये सब क्या होता है भाई? प्लीज यहाँ ध्यान दें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज सारे लोग गौर से सुनो अच्छे से। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज तुमने चार पढ़ा, सारे लोग सुने। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब तुम्हें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का ऑर्डर पूछेगा। चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, रिलेटिव लोअरिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। चार के अलावा तीन और पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन का आंसर तुम कैसे दोगे? चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हुआ, पांचवा है वेपर प्रेशर का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर और फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो चार क्वालिटेटिव और इन सब का कैसे ऑर्डर आप देंगे। तो मैं पॉइंट सब लिखा रहा हूं, सारे लोग सुनो। पहला पॉइंट, और एक दफा सारे लोग देखो फिर क्वेश्चन पूछना, कोई मैसेज ना करे और ध्यान दें, मैं 4 पॉइंट्स लिखवाऊंगा। अब एक पॉइंट के बाद ये नहीं पूछना है सर अगर ऐसा होता तो नहीं करना है, मैं पूरा पॉइंट्स लिखवाऊंगा। तो किंतु परंतु नहीं करना है मेरे क्लास में, मैं पूरा बात लिखवाऊंगा, सब पे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं डाउट पूछूंगा। पहला पॉइंट ये है, फॉर द सेम कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट for the same concentration of different substance, सेम कंसंट्रेशन है और डिफरेंट सब्सटेंस है। सब्सटेंस का मतलब सॉल्यूट है। तो याद रखो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज will be more for that substance which having more number of particles, which having more number of particles। चलो पहले ये थ्योरी लिखो जल्दी से।
सेम कंसंट्रेशन है, डिफरेंट सब्सटेंस है, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज उसी की ज्यादा होगी जिसपे नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो। क्योंकि ऊपर देखो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। जल्दी लिखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सारे लोग सुनो। वही एग्जांपल होगा, वही क्वेश्चन भी है। जल्दी जल्दी लिखो प्लीज। अभी कोई आपस में बात ना करें, ना मैसेज करें, लेक्चर पर ध्यान दें। ये जनरल कंसेप्ट है, सबको समझ में आएगा जो शुरू से पढ़ रहे हैं। जिनकी एक क्लास की पिछली क्लास छूट भी गई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख लिया इसको, जल्दी बताएं। हाँ चलिए अब देखिए, अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए। जैसे एग्जाम्पल है फर्स्ट, आपको दे देगा 1m NaCl है, लिखना नहीं है प्लीज। 1 कैपिटल M NO2SO4 है, 1 कैपिटल M Al2SO4 3 है, 1 कैपिटल M ग्लूकोज है। तो कोई कहेगा सर हम सेम क्यों ले रहे हैं, डिफरेंट क्यों नहीं लिया? हमने सेम का पॉइंट लिखवाया, डिफरेंट होगा तो वो भी क्वेश्चन कराना सिखाएंगे। अभी इसको समझें, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पहले समझें। और आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कोई भी एक दे देगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग। ये पहले चार, और से सुनो अच्छे से। अच्छा सारे लोग बताओ, लिखकर ये बताओ, टेक्स्ट मैसेज करना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड हैं कि कंसंट्रेटेड के लिए? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो जल्दी। हाँ डाइल्यूट के लिए वैलिड है। वाह बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। डाइल्यूट के लिए वैलिड हैं, ये याद रखना है आपको। डाइल्यूट के लिए वैलिड है। अब गौर से सुनिए अच्छे से, और ये मैं लिख देता हूं, गौर से सुनो। और ये मैं एक दफा लिखा भी था। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोलारिटी और मोलालिटी की वैल्यू सेम होती है। चाहे यहाँ पर 1 कैपिटल M देता या 1 स्मॉल m दे, बतवा बराबर है। याद रखो, चाहे मोलालिटी दे या मोलालिटी दे दे, डाइल्यूट के लिए दोनों की वैल्यू सेम आती है। अब देखो तो अब देखो सारे लोग एक बार, तो क्वेश्चन अब कैसे करेंगे ध्यान देना अच्छे से। चूंकि कहीं पर परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो हम 100% ही मानेंगे, वरना वो लिख देगा 10%, 90%, ये सब लिख देगा। नहीं लिखा हुआ है सबको हम मानेंगे 100। इलेक्ट्रोलाइट को हम 100% एज्यूम करेंगे। और तुम जानते हो जब 100% एज्यूम करेंगे तो बताओ सारे लोग, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है? सारे लोग बताओ। 2, इसमें कितना है? 2 और 1 3, इसमें 3 2 5, इसमें कितना है? ग्लूकोज 1 ही रहेगा। तो आपको मालूम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अब तुम्हें गौर से सुनो, ऑर्डर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चाहे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हो, डेल्टा टीबी हो, डेल्टा टीएफ हो, ऑस्मोटिक प्रेशर हो, सबसे ज्यादा किसका होगा? सी, फिर किसका होगा? बी, फिर ए, फिर डी। क्यों? चारों किस पर डिपेंड करता है? नंबर्स पर। खुद सोचो, दिमाग लगाओ, लॉजिक। जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। क्योंकि चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है तो चारों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर। तो पहले बताओ, ये चारों में से किसी का भी ऑर्डर पूछे जिसमें नंबर ज्यादा होगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। बताओ यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी बोलो। एक एक स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया जा रहा है, याद रखो। हाँ जल्दी
ये सब ऐसे कंसेप्ट है कि सबको समझ में आएगा। हाँ, थैंक यू इंशा, आपने रिस्पॉन्स किया, बहुत खुशी हुई, थैंक यू इंशा। चलो हाँ जाहिद रिपीट कर देते हैं। हाँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, ये तो जाहिद मालूम है, तुम्हें सबको मालूम है। तो सेम कंसंट्रेशन दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन में तो चारों का ऑर्डर तो पूछेगा नहीं, चारों में से कोई एक का ऑर्डर पूछ देगा। तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखेंगे। एन स्केल में कितने पार्टिकल्स? 2, 2 और 1 3, 2 3 5 ना। तो बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसमें ज्यादा है? सिंपल, सी में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है जाहिद? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। तो जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 है, चाहे रिलेटिव लोअरिंग का ऑर्डर पूछे, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ, ऑस्मोटिक प्रेशर। आया सबको समझ में? ये बोर्ड लेवल में भी आएगा, जल्दी बताएं, आया सबको समझ में? जाहिद ये लिख लिया? अब चलो अब बताओ लिखे कि नहीं सारे लोग, जल्दी बोलो। ये लिख लिए? लिख लिए? ओके, अब सुनो अच्छे से प्लीज, सारे लोग ध्यान दो, इधर सुनो। अब 3 और का ऑर्डर पूछ सकता है, 3 चीज का और ऑर्डर पूछेगा, ये कंसेप्ट से आंसर देंगे। प्लीज सुनो, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, प्लीज सुनो अच्छे से। तो तुम पढ़ चुके हो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जितना, गौर से सुनो, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा, तो आपने पढ़ा ना, वेपर प्रेशर घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो अगर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो सी देन बी, देख लेंगे ना, उधर जाओ ना, हाथ देख लिया सबने, जाओ। अरे तुम लोग हाथ तो नहीं देखे मेरे वाइफ का? जल्दी जाओ ना, देख लिया, नकाब लगा के आया करो, जल्दी जाए। अरे देखा नहीं होगा, क्या बात कर रहे हो, यहाँ देखें। देखें भाई, नहीं देखो, झूठ क्यों बोल रहे हो यार। यहाँ देखें, यहाँ देखें, हाथ देखे होगे, हाथ। हाँ पहले सुनो है कंसेप्ट। अरे मैसेज पे मैसेज कर रहा हूँ यार, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो सारे लोग प्लीज। बॉइलिंग पॉइंट सुनो अच्छे से प्लीज। जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा, वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर यही रहेगा। सारे लोग सुनो, ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़े थे कि नहीं सारे लोग? जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, डी ए बी सी। याद रखो, कंसेप्ट समझो। ये 4 के अलावा 5वां, 6ठा, और ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये भी तुम क्या पढ़े थे? जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा, वेपर प्रेशर घटेगा। तो वेपर प्रेशर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका भी ऑर्डर डी ए बी सी। चलो जल्दी बताओ, ये इधर का 3 ऑर्डर सबको समझ में आया? ये कंसेप्ट पर आंसर दे दिया। चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, चारों का ऑर्डर एक ही होगा, नंबर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉइलिंग पॉइंट, पार्टिकल्स बढ़ा, वेपर प्रेशर कम हुआ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, ये ऑर्डर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और डेल्टा टीबी भी बढ़ेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। बोलो आया सबको समझ में? जल्दी बोलो।
चलो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अब सुनो, अब मैं सब में पूरा ऑर्डर नहीं लिखूंगा, एक मैंने पूरा समझा दिया, बाकी मैं छोटे छोटे पॉइंट्स करके समझाऊंगा। सब लोग लिख लिए, जल्दी बोलो। चलो ये तो पहला पॉइंट था। अब सुनो, एक एक लाइन छोड़ के लिखो। सेकंड पॉइंट, फॉर द सेम कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और इसके नीचे डार्क लाइन लगाओ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? जॉइंट्स में ब्रेक ना हो। तो Cp will be same for all। Cp सबका सेम होगा। देखो पहले सुनो, लिखना मत, 1 मिनट सुनो अच्छे से। जैसे एग्जांपल 1m यूरिया, 1m ग्लूकोज, 1m सुक्रोज। तो तुम्हें क्या पढ़े हो? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ऑर्डर, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। तो याद है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर्स पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो सारे लोग सुनो, ऑर्डर ऑफ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हो, या डेल्टा टीबी हो, या डेल्टा टीएफ हो, या ऑस्मोटिक प्रेशर हो, या बॉइलिंग पॉइंट हो, या फ्रीजिंग पॉइंट हो, या वेपर प्रेशर हो, सातों का ऑर्डर A is equal to B is equal to C। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये किसके लिए है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जब नंबर ऑफ पार्टिकल सेम आ जाएगा तो तुम इसी तरह आंसर दोगे। बोलो आया सबको समझ में कि नहीं आया? अरे बोलो ना यार। हाँ बोलो बोलो सारे लोग, सबको अच्छे से आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। हाँ तो केमिस्ट, हाँ मैं इसलिए देखो चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन ये सब देखो कितना इंपॉर्टेंट बातें सब हैं। इससे पूरी बात आपको समझ में आएगी। कोई भी बुक लगाओगे इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कुछ ही क्वेश्चन में फंसोगे। इसलिए पूरी इंफॉर्मेशन क्लास के अंदर ही मैं जानबूझ के देता हूं, और तुमको और इंफॉर्मेशन देंगे। मैं जानबूझकर एक आध कंसेप्ट मैंने चुरा लिया है। वो चैप्टर के एंड पर हम 15 मिनट डिस्कशन करेंगे, टाइम अलग से देंगे, और वही जो बच्चा आएगा उसको फायदा होगा। और ऐसी टाइम देंगे ना कि बच्चा पागल हो जाएगी, जाए ना जाए, जाए ना जाए। देयर इज अ मुकाबला। हाँ तो मजा आएगा उस वक्त, तब हम बताएंगे। अभी एक आध कंसेप्ट जानबूझ के हमने नहीं बताया है। हाँ बोर्ड लेवल जनरल कंसेप्ट सब समझा दिया है। तो एक्स्ट्रा देखो चैप्टर के एंड पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी आना है। चैप्टर के लिए नोट्स कैसे बस बनाइएगा वो हम बताएंगे आपको, इसलिए अभी प्रैक्टिस बहुत करना है चैप्टर पर। चलो तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बोर्ड लेवल पर अगर देगा ना, बोर्ड लेवल पर देगा तो पहला पॉइंट वाला बोर्ड लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन के लिए तो कुछ भी दे सकता है, इसलिए मैं पॉइंट वाइज लिखा रहा हूं। बोर्ड लेवल के लिए पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखो फॉर द सेम मास परसेंटेज ऑफ, सुनो इधर एक मिनट, फॉर द सेम कंसंट्रेशन नहीं है, मास परसेंटेज ऑफ
डिफरेंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट, देखो इधर डिफरेंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इधर सुनो प्लीज। तो यहां पर क्या होगा, गौर से सुनना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल डिपेंड्स अपॉन मोलर मास। प्लीज सारे लोग सुनो, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली लिखवाया था एक दिन, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सही बताओ लिखवाया था, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूले में गिवन मास बाय मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिस इज आल्सो कि तुम कोई भी बुक लगाओगे, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ऑर्डर पूछेगा तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे लोग ध्यान दो। पहले लिख लो, तो देखो मोलर मास पर कब डिपेंड करेगा, जब मास परसेंटेज दिया हो, कंसंट्रेशन सेम है, हाँ चलो सुनो अच्छे से, लिख लिए इसको। अब एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल जैसे सुनो 1% ऑफ यू, एक मिनट, 1% ऑफ यूरिया है, ध्यान दो लिखना मत, हाँ ये एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं जैद, देखो इधर एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं जैद, देखो उसी में रिपीट हो जाएगा, ध्यान दीजिए। 1% ऑफ ग्लूकोज, ध्यान दीजिएगा सारे लोग, लिखिए मत प्लीज, ऑफ सुक्रोज, ये आपके पास है, समझ रहे हैं ना। अब देखो सारे लोग, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कंसंट्रेशन नहीं है, परसेंटेज मास है, तो तुम क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, गिवन मास बाय मोलर मास 1/60, नंबर ऑफ मोल्स 1/180, नंबर ऑफ मोल्स 1/340। बताओ इसमें मोल्स किसका ज्यादा है, ए की, बी की, सी, जेड, ए बी सी में सारे लोग बताओ मोल्स किसका ज्यादा है, ए का। तो खुद सोचो, जिसका मोल ज्यादा तो नंबर ज्यादा, तो यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हाँ सुनो, यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम नहीं होगी, नंबर इसलिए कहा गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो ऑर्डर ऑफ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हो, या डेल्टा टीबी हो, या डेल्टा टीएफ हो, या ऑस्मोटिक प्रेशर हो, या बॉइलिंग पॉइंट हो, पांच का एक साथ लिख रहा हूं, ए का ज्यादा, देन बी का, देन सी का, लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो या वेपर प्रेशर हो तो सी, देन बी, देन ए। जल्दी बताओ जैक, समझ में आया कि नहीं, जब परसेंटेज में दिया रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट बिहारी तौहीद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, तो उसी के बेसिस पर क्वेश्चन पूछेगा, किसका फ्रीजिंग पॉइंट डालने पर, ऐसे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कुछ नहीं, जो डिफिनेशन है, लेकिन ये सब जब डालोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम, उसी को कहते हैं डिप्रेशन, लैंग्वेज को अलग करके चेंज करके पूछ रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो जिसमें नंबर ज्यादा होगा, उसी को लैंग्वेज चेंज कर दिया, किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, तो इसलिए कोई जरूरी नहीं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ही ऑर्डर पूछे, उसके बेसिस पर बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का ऑर्डर पूछ सकते। समझ में आया, तो ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव है, हाँ वो डेल्टा टीबी भी पूछ सकता है, और उसी के बेसिस पर बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, इसी को तो कहते हैं डेल्टा टीबी, तो क्वेश्चन चेंज करके पूछ देगा, बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज किया ना आफ्टर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। बताओ लिख लिए सारे लोग, समझ में आया। जैद आप बताओ कुछ, जैद आप पूछो, कुछ चीज रिपीट करनी है तो पूछो जैद।
अब आओ चौथा पॉइंट, जैसे देखो एक थर्ड पॉइंट में कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। थर्ड पॉइंट में जैसे 1% NaCl है, मान लो ये भी 100% डिसोसिएटेड है। देखो देखो सारे लोग, ठीक है, और 1% मान लो, इधर सुनो सारे लोग, KCl है, ये भी 100% डिसोसिएटेड है। तो तुम्हें थर्ड पॉइंट में एक थोड़ा सा डाउट हो सकता है, और तुमसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ, कोई भी एक ऑर्डर पूछ देगा, मान लो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो सारे लोग बताओ, NaCl में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2, इसमें भी तो देखो 2 और दोनों 100% भी है। तो अब यहां पर क्या करोगे, अल्लाह, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, इससे आंसर देंगे। तो ये जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रोलाइट में भी लगेगा और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में भी लगेगा। पहले देख लेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है सॉल्व करने का। हाँ, अगर ये 90% दे देता तो फिर मोलर मास पर नहीं होता, तो फिर हम आई निकाल लेंगे 1 + अल्फा n - 1, तो इसका आई ज्यादा होगा, इसका आई कम हो जाएगा। लेकिन जब कह रहा है कि दोनों 100% है तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो सेम आया। अरे बोलिए, तो हम इन्वर्ट, तो अब यहां पर मास 1% है, तो यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो किसका है, इसका ज्यादा है, तो A ग्रेटर देन B। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं? ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास है वो हर उस जगह लगेगा जहां आपको दिखने में लगे कि सब कुछ सेम हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम है, तो अब वहां कंसेप्ट लगाए। बोलो आया सबको समझ में? इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो भाई। मेन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स सब सेम आ जाए तो तुम चेक कर लो मोलर मास को। हाँ वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए चौथा पॉइंट, दिस इज द लास्ट पॉइंट। उसके बाद एक आध अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, सारे लोग सुने। फॉर द डिफरेंट, सर आप सबका जब डिफरेंट आ जाए, डिफरेंट कंसंट्रेट, ये लास्ट वाला सबका कंक्लूजन है। फॉर द डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस, एकदम ध्यान दो अच्छे से, सब कुछ डिफरेंट है, सेम कंसंट्रेशन नहीं है। पहले वाले का भी आंसर इसी, पहला जो पहला पॉइंट जो बताया था, दूसरा चौथा, दूसरा तीसरा तो अलग है, पहला और चौथे का आंसर, पहले का आंसर चौथे से ही आ जाएगा, लेकिन चूंकि वहां सेम था तो डायरेक्ट नंबर को देख लिया। अब सुनो अच्छे से, सब कुछ डिफरेंट है तो क्या करोगे, तो याद रखो कॉलिगेटिव, सारे लोग सुनो लिखना मत, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल डिपेंड अपॉन, ये लाइन याद रखो, effective concentration. What does mean by the effective? Effective concentration का मतलब I निकालो और जो कंसंट्रेशन है उससे मल्टीप्लाई, I इंटू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन चाहे मोलारिटी हो या मोलालिटी हो। समझ में बात आई? अब देखो अच्छे से, ध्यान दो अच्छे से प्लीज। जैसे पहले लिखो तो यहां तक जल्दी से लिखो। मेन आपको यही देखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल किसमें ज्यादा है, बस।
अब उसको मैंने 4 पॉइंट करके बता दिया। चारों का मेन कंक्लूजन एक ही बात है कि नंबर ऑफ पार्टिकल सेम तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम। समझा कि नहीं? यहां देखो, आप सुनो अच्छे से। जैसे एग्जांपल ये है, ए है 1 कैपिटल M NaCl है, 1 कैपिटल M Al2SO4 3 है। बी आपके पास है 2 कैपिटल M NaCl है। सी है 5M 3M ग्लूकोज है। डी है आपके पास 4 कैपिटल M NO2SO4 है। ये आपके पास है, सब कुछ डिफरेंट है। और इलेक्ट्रोलाइट जहां होगा तो हम उसको 100% मानेंगे। और आपको मालूम है फॉर 100% आयोनाइजेशन के लिए आई किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो यहां पर क्या कीजिएगा, देखिए 3 2 5, 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 3 12। बस अब बताओ किसका ज्यादा है? 12। तो बस हो गया आंसर। ऑर्डर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, चाहे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चारों जो भी हो, डी फिर ए फिर बी फिर सी। बताओ आया कि नहीं सबको समझ में? बोलो। तो ये बात याद रखो, जब डिफरेंट रे आए तो सब इस तरह करो, इफेक्टिव कंसंट्रेशन। अरे बोलो भाई, सबको समझ में आया? हाँ, सबको समझ में आ गया? जल्दी बोलो। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर तुम बना दोगे तो हम तुम्हें मानेंगे कि तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। और मैं पहले भी बोल दिया, अब ये 4 पॉइंट पर सारा क्वेश्चन होगा। अब हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे देते हैं और देखते हैं तुम लोग बना पाते हो कि नहीं। हम एनसीईआरटी का ही देते हैं। ये 4 देखो, चारों कंसेप्ट में मैंने 4 क्वेश्चन करा दिया। मैं सुनो अच्छे से, कंफ्यूज मत होना। चारों को मिलाकर मेन कंसेप्ट ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मेन यही है आई इंटू सी। जब सी सेम है तो इसीलिए उसमें डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखकर आपने आंसर दे दिया। अगर सबका कंसंट्रेशन सेम है तो सिर्फ आई को देखा, आई का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स को देखकर आंसर दे दिया। ये 4 दिखने में आपको अलग अलग लग रहा है, कंसेप्ट में एक ही है कि हमें मेन देखना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम रहे तो तुम मॉलिक्यूलर वेट को देखो, वो भी सेम रहे, मान लिया वैल्यू सेम आ जाए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम हो। ये सारे कंसंट्रेशन के फॉर्म में याद रखो। 1m ग्लूकोज जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखवाया था, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल सेम तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम। परसेंटेज बाय मास में जब दिया रहे तो मॉलिक्यूलर वेट, यानी चारों में मेन आंसर यही है कि नंबर ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। नंबर सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम। चारों को मिलाकर ये है। ये 4 अलग अलग दिख रहा होगा लेकिन कंसेप्ट में एक ही है। वो 4 तरह का क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने 4 पॉइंट करके आपको समझाया कि किंतु सर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता। तो मैंने चारों पॉइंट्स लिख दिया। अब आइए, एक कोई डाउट तो नहीं है सत्संग को नहीं जो मैंने समझाया, कंक्लूजन किया, वो सबको समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो, अब मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूं अगर तुम बना दिए तो मुझे बड़ी खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। क्वेश्चन ये है, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? डेल्टा टी। आपको ए दिया हुआ है एसिटिक एसिड, पहले गौर से सुने, बी दिया हुआ है फ्लोरो, सी दिया हुआ है, ये आपके पास है। अब आपको ऑप्शन मैं दे रहा हूं, वन ऑप्शन, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी एंड सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, फोर्थ आपके पास आंसर है बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी। ऑर्डर ऑफ डेल्टा, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अच्छा एक बात याद रखिए, हाँ सॉरी, हाँ सेम कंसंट्रेशन है, सेम कंसंट्रेशन है, वन कैपिटल है, सबका कंसंट्रेशन सेम है, ये लिख लेना इंफॉर्मेशन, सेम कंसंट्रेशन, सेम कंसंट्रेशन है। सामिया परवीन का आंसर 3 आया, जुनैद चौधरी का 1 आया, अरीबा अंसारी का 3 आया, तहरीम फातिमा का 3 आया। अच्छा जो 3 आंसर दिए हैं वो प्लीज कोई ना कोई रीजन, एक शॉर्ट फॉर्म में रीजन लिख कर दिखाइए। तो 1 2 तो समझ में आता है, जो जिनका आंसर 3 है वो प्लीज, नहीं जो 3 जिसका आंसर है वो प्लीज टेक्स्ट मैसेज में रीजन लिखकर बताएं। जिनका आंसर 3 है वो प्लीज अपना एक क्या क्या सोच के आंसर दिए वो बताएं। जिनका आंसर 3 है कोई एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं रहा है। तहरीम फातिमा जल्दी बताएं क्या सोच के आंसर दिया। ओनली फातिमा, मोहम्मद जाहिद, वजाहत का 1 आंसर, 1 और 2 का तो चलिए कुछ हमको समझ में आता है, 3 जो आंसर दिया वो रीजन बताएं जल्दी से। रहबर का 2। सामिया परवीन आप पूरा क्लास किया है, आपकी कोई क्लास छूटी तो नहीं है सामिया? आप लगातार इस बैच में आ रही हैं, आप रेगुलर आती हैं सामिया? अच्छा 11th ऑर्किड में पढ़ा था, 11th सामिया 11th किस कोचिंग, अच्छा किस बैच में आती थी आप सामिया? नाम याद नहीं आ रहा आपका, याद नहीं आ रहा, मुझे याददाश्त कमजोर हो गई है। हाँ वेरी गुड सामिया, सामिया का आंसर सही है, वेरी गुड। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड इज द आंसर भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। देखिए इसलिए एनसीईआर मैंने क्या कहा, अभी तक जितना पढ़ा उन सब का किसी पर भी मेन आंसर वही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वेरी गुड। देखिए सारे लोग ये ऑर्गेनिक पे है। देखिए एनसीईआरटी को इसलिए लोग जो कहता है कि अंडर एस्टिमेट करता है, अब सारा बुक बना लीजिए, सारा बुक बना लीजिए और एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, इसी पर मैं एक और क्वेश्चन दे दूंगा। इसलिए सबसे पहले नोट्स और एनसीईआरटी को पढ़ें, देन प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम को करें। ये है पढ़ने का तरीका। देखिए इसमें कंसेप्ट बहुत बेहतरीन है, गौर से सुने अच्छे से। हाँ एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से लिखी गई है और यही क्वेश्चन बोर्ड में दे देगा।
चलिए यहां देखें, ठीक है तो गौर से सुने। एक बात बताओ कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सारे लोग गौर से सुनो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता। अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो सब में तो 2 पार्टिकल्स तो है। यहां देखो प्लीज, अब कोई नहीं, बीच में कोई ना बोले, यहां ध्यान दें। लेकिन ये पूरी तरह आयोनाइज नहीं है, सब में लगभग लगभग नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो 2 ही होगा। और से सुने, तो फिर कोई कहेगा कि सर हम मॉलिक्यूलर वेट नहीं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड आर वीक एसिड। गौर से सुने कंसेप्ट जो है, लेकिन 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 आपने ये कंसेप्ट याद रखिए अच्छे से, गौर से सुनिए। जितना स्ट्रॉन्गर एसिड अगर होगा, स्ट्रॉन्गर द एसिड, तो याद रखिए एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, गौर से सुने, इंक्रीजेस। सबका अल्फा कम है, उस कम में ज्यादा किसका है? जो स्ट्रॉन्गर होगा। तो आई निकालिए, देखिए यहां पर आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। ध्यान दीजिए, सबका आई 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा है। क्यों? n माइनस 1 लेते हैं ना, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एन माइनस n की वैल्यू 2 है। तो अब देखो अल्फा जिसका ज्यादा होगा उसका आई ज्यादा होगा। देखो कितना खूबसूरत कंसेप्ट है, ये डेप्थ में है। स्ट्रॉन्गर द एसिड, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस, तो अल्फा इंक्रीज होगा तो आई इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज होगा। अब आइए ऑर्गेनिक में, मैंने बताया था फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है। अब आपको ऑर्गेनिक नहीं आती है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपको ऑर्गेनिक अगर नहीं आती है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। तो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे ज्यादा बी, फिर सी, फिर ई। दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड, उसके बाद ये, उसके बाद ये। पहले बताइए ये लाइन जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये सबको समझ में आया कि नहीं? स्ट्रॉन्गर द एसिड, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस। अरे बोलिए सारे लोग, extent of ionization increases। जल्दी बोलें। कोई दिक्कत इसमें? पहले इसको उतार लीजिए, जल्दी से जल्दी लिखिए। दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी लिखें। अरीबा अंसारी छुट्टी करेंगी, यहीं से रिमूव कर दूंगा। हाँ छुट्टी छुट्टी, बहुत छुट्टी, रमजान पर आराम कर लिया। जल्दी लिखें, छुट्टी छुट्टी बोलेंगी। 12th है, पढ़ लीजिए अच्छे से। अरे लिख लिया सारे लोग? ये कंसेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलें। स्ट्रॉन्गर द एसिड, अरे समझ में आया कि नहीं? चलिए अभी कुछ और मुझे करवाना है, लेकिन हम थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू कर देंगे। अब जो चैप्टर का जो खत्म करने की, जाहिर क्या नहीं समझ में आया भाई? स्ट्रॉन्गर द एसिड, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस। अब ये ऑर्गेनिक में तुम जानो, 11th तो पढ़ के आए हो, 11th तुम्हारा मजबूत है। तो हाँ यहाँ देखें, फ्लोरीन नहीं समझ में आ रहा तो देखो अच्छे से। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, खींचेगा खींचेगा तो OH बॉन्ड वीक होगा, H प्लस आसानी से देगा, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो कोई बात नहीं है, 11th वीक इसलिए है कि तुम्हें मालूम था
कि ऑर्किड में केमिस्ट्री अच्छी है, लेकिन तुम जानबूझ के नहीं पढ़े। मुझे मालूम है, पूरे उखला को मालूम है कि केमिस्ट्री कहाँ की अच्छी है। चलो मैं दोबारा बता देता हूं, गौर से सुने। कंसेप्ट पर समझो, स्ट्रॉन्गर द एसिड, जितना फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर नहीं आ रहा ऑर्गेनिक तो ऐसे समझो, जितना फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव की